हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बट आज की क्लास में हम करने वाले हैं 25 एमसी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, और वो 2010 से 2023 तक जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, चाहे आपका 11 में हो, 12 में हो, 13, 14, 15, यानी कि 2 से 10 से लेकर 23 तक के इस बीच में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही उसकी आज की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार लिंक को शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, और क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्लास में आप लोग बातें बहुत करते हो, पढ़ते कम हो। ठीक है, तो आज आप लोगों को पढ़ना ज़्यादा है और बात कम करना है। ठीक है, क्योंकि अब आपका जो अगस्त है वो आधा अगस्त का जो आधा मंथ है वो आपका बीत गया। अब आधे अगस्त रह गया, तो अगस्त को छोड़ दो। उसके बाद आपका क्या बचा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो आप नवंबर तक रखो। ठीक है, नवंबर तक सोचो कि आपका पूरा सिलेबस खत्म हो। बाकी आपका जो दिसंबर और जनवरी बचता है, फरवरी में तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपके जो दिसंबर और जनवरी जो 2 मंथ आपके बचते हैं, उसमें आपको रिविजन करने हैं। तो बहुत मौज मस्तियाँ, बहुत बातें होगी, लेकिन अब इसको बंद करना होगा अगर आप चाहते हो कि हम एक अच्छे परसेंटेज से पास हो तब। अब देखो, 50, 60, 65, 61, 62, 63, 70 सब ला देंगे। ठीक है, वो कम पढ़ के भी ला देगा, लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 90 प्लस। ठीक है, क्योंकि आपको बार बार तो बोर्ड एग्जाम में बैठना नहीं है। ये आप अभी जो आपके बड़े भैया दीदी लोग होंगे उनसे ही पूछना, क्या उनका अगर नंबर कम आ गया होगा, चाहे वो पढ़ाई नहीं की होंगे, जो भी रीजन रहा होगा, तो क्या वापस वो बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे? नहीं ना। तो अब आपको जितनी भी आपकी मौज मस्त है उसको अब साइड रख देना, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम अब रह गया है। अगर आपको लगता है कि नहीं अब टाइम है, ज़्यादा है, तो कुछ नहीं रह गया है। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए आपको टाइम कम पड़ जाएगा, और अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको टाइम, यही टाइम जो बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन भी दिख गया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन को बोलते बेटा बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, द्विखंडन को हम कहते हैं बाइनरी बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होगा, अगर कोई भी जीव है वो अपने शरीर को 2 भागों में ब्रेक डाउन करेगा। कोई भी जीव है वो अपने बॉडी को दो दो भागों में डिवाइड करता है, और उससे टूटे हुए भाग से एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, तो बताओ, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में, क और ख दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए बेटा सभी आंसर। सारे बच्चे फटाफट आंसर बताइए कि जो द्विखंडन किस में पाया जाता है। बेटा द्विखंडन को हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होगा, कोई एक जीव है, कोई एक सेल है जो 2 बराबर भागों में टूटती है, और दोनों जो टुकड़ा होता है वो एक नई जीव का, एक नई संतति का निर्माण करने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार का जो जनन होता है उसको हम कहते हैं द्विखंडन, या इस प्रकार की क्रिया को हम कहते हैं द्विखंडन, या तो बाइनरी फ्यूजन। तो बताइए, पैरामीशियम में, अमीबा में, या पैरामीशियम अमीबा अमीबा दोनों में, या इन पैरामीशियम और अमीबा में पाए ही नहीं जाते? तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लगभग लगभग सभी का सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, यानी कि अमीबा और पैरामीशियम, है ना। किसमें? अमीबा और पैरामीशियम में। देखो बेटा, ये आपके होते हैं अमीबा, क्योंकि अमीबा का जो बॉडी होता है, ठीक है, वो निश्चित आकार का नहीं होता, उसकी जो शरीर होती है वो निश्चित नहीं होती। और ये जो पैरामीशियम होता है, इस पैरामीशियम को हम कहते हैं स्लीपर एनिमल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे जो पैर के तलवे के आकार के होते हैं, जैसा हमारा पैर का तलवा होता है, कुछ इसी प्रकार के होते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, जो पैरामीशियम होता है उसको हम कहते हैं स्लीपर एनिमल। तो आपका चाहे अमीबा है चाहे पैरामीशियम है, दोनों में आपके क्या पाए जाते हैं बेटा? क्या होते हैं? द्विखंडन, यानी कि ये अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें ये क्या करते हैं, अपने बॉडी के 2 बराबर भागों में तोड़ देते हैं। मानो ये इस प्रकार टूट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे 2 बराबर भागों में टूटेगा, और प्रत्येक जो टुकड़ा होगा इनका एक नई संतति का जन्म देगा। ठीक है, नेक्स्ट, कायिक प्रबंधन से क्या संभव है? कायिक प्रबंधन का मतलब होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन,
इसका मतलब होता है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन दोनों या कोई नहीं। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है यानी कि जो कायिक प्रवर्धन की विधि होती है, इनमें क्या संभव होता है? ये अलैंगिक जनन में होता है, या अलैंगिक जनन का एक पार्ट्स है, या लैंगिक जनन में होता है, या लैंगिक और अलैंगिक दोनों में होता है, या किसी में भी नहीं होता? बताइए बेटा, किस में नहीं होता? दोनों में होता है, या किसी एक में होता है, या किसी एक में होता ही नहीं है? तो बताइए किस में होता है किसी बच्चे को पता किस में होता है? तो आप सभी का आंसर क्या होना चाहिए कि अलैंगिक जनन में, क्योंकि ये जो अलैंगिक जनन है, ये अलैंगिक जनन क्या है बेटा? असेक्सुअल प्रोडक्शन के पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको बोलते हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या देखते हो? इसके जनन की बहुत सारी विधि होती है। जैसे अभी आपने क्या देखा? फ्रैगमेंटेशन होता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है। इसके बाद आपका बडिंग होता है, जो मुकुल वाला, ठीक है, बडिंग होता है। इसके बाद आपके फ्यूजन, ठीक है, क्या हो जाएंगे? फ्यूजन होता है, जिसमें आपके एक बाइनरी, ठीक है, एक बाइनरी फ्यूजन हो जाता है, और एक होता है आपका दो भागों में टूटना। तो ये जितने भी सारे आपके पार्ट्स होते हैं अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। तो जो कायिक प्रबंधन से क्या संभव होगा? इससे क्या होगा बेटा? अलैंगिक जनन। कायिक प्रवर्धन का मतलब ही होता है पौधे के कायिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण करना, ठीक है। पौधे के कायिक भाग से, और पौधे का कायिक भाग होता है रूट, स्टेम और लीफ, ये होते बेटा पौधे के कायिक भाग। तो पौधे के कायिक भाग से एक नई संतति का जन्म देना, ठीक है। पौधे के कायिक भाग से यानी कि रूट, स्टेम और पत्ती के द्वारा एक नए पौधे को बनाना ही क्या होता है? कायिक प्रवर्धन, ठीक है, या कायिक जनन कह देते हो। तो ये आपकी होती है अलैंगिक जनन की विधि। तो कायिक प्रबंधन में संभव है तो वो आपका होता है बेटा अलैंगिक जनन, यानी कि सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क, यानी कि अलैंगिक जनन, ठीक है। नेक्स्ट, जब संतति जनक एकल द्वारा होती है तब क्या कहा जाता है? मानो ये एक प्लांट का निर्माण हुआ, ठीक है, मानो ये एक पौधे का क्या हुआ है? विकास हुआ है, ठीक है। अब ये जो पौधा विकास हुआ है, तो ये जो हुआ है या तो नर से हुआ है या तो मादा से हुआ है, ठीक है, या तो नर से या मादा से। तो इस प्रकार का जिसमें या तो नर भाग लेगा या तो मादा भाग लेगा, तो इस प्रकार की जो जनन की प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब संतति एकल द्वारा होती है तब यह क्या कहा जाता है? लैंगिक, अलैंगिक, या आंतरिक निषेचन, या क और ख दोनों? तो आप बताओगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। क्योंकि अलैंगिक जनन में या तो पौधे के कायिक भाग से, या तो पौधे पे बडिंग जैसी संरचना है ना, या तो कलिका जैसी संरचना, या तो या नर या मादा भाग लेगा। तो इस प्रकार का जो जनन होगा वो क्या होगा? अलैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव में युग्मकों में, ठीक है, मानव युग्मक यानी कि जो ह्यूमन का क्या है? गैमीट है। तो ह्यूमन के गैमीट में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की कितनी संख्या होती है? 21, ठीक है, 44, 23, 46, बताओ कितनी होती है? ह्यूमन का गैमीट है, उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 21, 23, 44, 46, बताइए कितनी होती है? हाँ बताइए बेटा, बताइए फटाफट बताइए कितनी होगी। तो देखो, मानव का जो गुणसूत्र है, ठीक है, जो ह्यूमन है, इनमें 46 होती है, क्योंकि ये जो है ये 2n है, ठीक है, क्या है? 2n, यानी कि द्विगुणित है। तो इनसे जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, चाहे आपका शुक्र जनन हो या अंड जनन हो, तो उनमें हो जाती है ये 2n से n में चेंज हो जाती है। तो अगर ये 46 है तो यहाँ पे 23 भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख, यानी कि 23। तो जो ह्यूमन का गैमीट होता है उनमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है 23 होती है।
ठीक है। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि जो मानव का, ठीक है, जो नर का युग्मक है, नर युग्मक में कितने गुणसूत्र, 23, मादा युग्मक में कितने गुणसूत्र, 23, दोनों आपस में जब संयुग्मन होंगे, संलयन होंगे तो कितना हो जाएगा, 46, यानी 2n, जिसको हम कहते हैं जाइगोट, और उसी से एक नई संतति का जन्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अब जितने भी स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब होता है बेटा मैमल्स, स्तनधारी वे होती है, जब आपसे पूछा जाएगा स्तनधारी हम किसे कहते हैं, तो स्तनधारी वे होती हैं जो बच्चे दें, जो जिनमें क्या होते हैं, मैमल्स ग्रंथि, जो मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जिससे दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, जो अपने बच्चों को दुग्ध पिलाने का कार्य करते हैं। तो जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, या जो जरायुज होते हैं, जो बच्चे देने वाले होते हैं, वो आपके होते हैं स्तनधारी, क्योंकि जो बच्चा देगा तो वो क्या करेगा, दुग्ध भी पिलाएगा। अब चाहे मानव हो, चाहे डॉग हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे अदर क्यों नहीं जंतु हो। ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं, स्तनधारी में होते हैं। तो जितने भी स्तनधारी हैं उनमें निषेचन कहाँ होता है? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, यानी कि नर युग्मक, ठीक है, और मादा युग्मक का संलयन कहाँ होता है? अंडाशय में, वसीभाग में, गर्भाशय में, या फैलोपियन नलिका में? बताओ किस में होता है? अगर मैमल्स है तो मैमल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? ओवरी में, वसीभाग में, यूट्रस में, ओविडक्ट में। बताइए कहाँ पे होता है? तो आप सभी का आंसर का क्या होगा? फैलोपियन नली में। इसी को हम बोलते हैं ओविडक्ट। ठीक है। तो कहाँ होगा? फैलोपियन नली में, यानी कि ओविडक्ट में होता है निषेचन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणुधानी, चलाजा, गुरु बीजाणु, या लघु बीजाणु? बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनता है, या गुरु बीजाणुधानी बनता है, या तो चलाजा बनता है, या तो गुरु बीजाणु बनता है, या लघु बीजाणु बनता है? बताओ। यहाँ पे मेगा मदर सेल की बात हो रही है। ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल क्या बनाती है? मेगा स्पोर को, माइक्रोस्पोर को, मेगा स्पोरेंजियम को, या चलाजा को? क्या बनाती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु देखो, ये जो ओवरी है, ठीक है, स्त्री केसर का जो अंडाशय वाला पार्ट्स होता है उनमें ये जो पाया जाता है ये बीजांड है। ठीक है। इसी बीजांड को हम या तो बीजांड कहते हैं, या तो हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर होता है भ्रूणपोष का निर्माण, और इसी भ्रूणपोष में होता है गुरु बीजाणु का निर्माण। ठीक है। किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु का निर्माण। तो ये या तो बीजांड या तो गुरु बीजाणुधानी, इस गुरु बीजाणुधानी में क्या बनता है? गुरु बीजाणु। ठीक है। नेक्स्ट, पुष्पी पौधों में, ठीक है, पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? अब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो इस फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में ये जो क्या बनेगा? मेल गैमिट। ठीक है, मेल गैमिट। तो ये मेल गैमिट किसके विभाजन से बनता है? बताओ। कायिक कोशिका, जिसको बोलते हो वेजिटेटिव सेल, या लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर। ठीक है। या जनन कोशिका, जिसको बोलते हो जर्म सेल भी कह सकते हो। ठीक है। या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो बताओ, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स है जो इसमें नर युग्मक का निर्माण हो रहा है, वो किसके विभाजन से होता है? तो बेटा आपका आंसर क्या होगा? जनन कोशिका से, क्योंकि ये जो परागकण होते हैं, ठीक है, इस लघु बीजाणु को ही हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। और परागकण की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है। इसी परागकण के अंदर
दो न्यूक्लियस भी कह सकते हैं या दो सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक होता है वेजिटेटिव सेल्स और एक होता है जर्म सेल्स, ठीक है। तो यहाँ की ये जो वेजिटेटिव सेल्स होती है और ये इसकी होती है इंटाइन। ये इंटाइन जैसे ही परागण के द्वारा स्टिग्मा पे जाती है, फूल जाती है, फूलने के बाद पराग नली का निर्माण करती है। तो पराग नली की वृद्धि में ये कायिक कोशिका इसको वृद्धि नियंत्रित करती है, जिससे कि पराग नलिका की साइज अगर इतनी है तो वो साइज कितनी हो जाए, इतनी हो जाए। बचती यहाँ पे जनन केंद्रक। ये जनन केंद्रक क्या करता है, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से एक सेल से कितनी सेल्स बन जाती हैं, 2 सेल्स का निर्माण होता है। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, जनन कोशिका। कि अगर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें जो नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो जनन कोशिका के में विभाजन होता है, और विभाजन होता है समसूत्री, ठीक है। नेक्स्ट, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, बड़े पैमाने पर चयन, क्लोनल चयन, संकरण या शुद्ध रेखा। बताओ, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बड़े पैमाने पर चयन है, क्लोनल चयन है, संकरण है या शुद्ध रेखा है। बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग यानी कि संकरण, ठीक है। क्या हो जाएगा, संकरण। नेक्स्ट, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। अब अगर एक प्रत्येक पादप सेल से किसी भी प्लांट की सेल्स है और उस सेल से एक पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं, क्लोनिंग या सोमा क्लोनल या टोटीपोटेंसी या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। मानो ये क्या है, प्रत्येक पादप कोशिका, ठीक है। मान लो ये पादप की कोई सेल्स है, मान लो ये पत्ती ही है। पत्ती क्यों, क्योंकि इसमें भी तो सेल्स है। इस सेल्स की जो कोशिका है, इसी कोशिका से क्या हो जाएगा, एक न्यू प्लांट्स बन जाएगा। यानी कि ये न्यू प्लांट्स कैसा होगा, कुछ इस प्रकार, है ना, कुछ इस प्रकार का ये न्यू प्लांट्स बन जाएगा। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, इस पत्ती ने या तो मान लो जड़ के द्वारा ही, ठीक है, या तो मान लो ये तना के द्वारा ही इसकी सेल से एक पूर्ण यानी कि एक नया पौधा बन जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटीपोटेंसी कहलाता है। ये जो क्रिया कहलाती है कि एक पादप कोशिका से या प्रत्येक प्लांट सेल से एक पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं टोटीपोटेंसी, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है, सिंघाड़ा है, शीशम है, नागफनी है या एकेसिया है। बताओ, ऐसा कौन सा पौधा है जो जलोद्भिद है, यानी कि जल में पाया जाता है। नागफनी जल में पाई जाती है, शीशम जल में पाया जाता है या एकेसिया पाया जाता है या सिंघाड़ा पाया जाता है। बताइए, ऐसा कौन सा पौधा है जो जलोद्भिद है। जलोद्भिद का मतलब होता है जल में पाए जाने वाला, जल में पाए जाने वाला। तो बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। हाँ, तो क्या आ जाएगा, सिंघाड़ा। क्यों, क्योंकि नागफनी आपको कहाँ मिलती है, रेगिस्तान, जहाँ पे जल की कमी हो, है ना। शीशम आपको हर जगह मिल जाएंगे, आपके आसपास नजर आ जाएंगे, एकेसिया भी दिख जाएगा। तो जो सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़ा जो आप सिंघाड़ा का हलवा खाते हो ना व्रत में, फास्ट में, और इसके साथ साथ जो जन्माष्टमी का जो पूजा होता है उसमें भी ये सिंघाड़ा का जो हलवा होता है बहुत ही फेमस होता है ना। तो ये आपका जली पौधा है, यानी कि ये जल में पाए जाते हैं। ये आपको हमेशा कहाँ नजर आएंगे, जल में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, क राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में या इन सभी में। ऋतुस्राव बताओ, आर्तो चक्र जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, तो ये जो ऋतुस्राव होता है, ये जो चक्र है, ये किस में पाया जाता है, ह्यूमन में, बंदर में, चिंपैंजी में या इन सभी में। बताओ,
किसमें? तो आप सभी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, यानी कि इन सभी में। क्यों? देखो ये जो चिंपैंजी है ये हमारे पूर्वज है, ये बंदर हम इनको क्या कहते हैं? पूर्वज कहते हैं। और ये क्या है? आज के आधुनिक मानव है। ठीक है, जब मानव का उद्भव विकास आपने पढ़ा होगा, जिसमें आप देखते हैं ना कि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव का उद्भव हुआ कैसे, है ना? तो पहले हम कैसे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं, जो हमारे जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने भी सरीसृप हैं, कहीं ना कहीं वो बोले जाते हैं कि हमारे पूर्वज हैं। क्योंकि पहले वो रेंगने वाले प्राणी थे, धीरे 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 उनके पैर में हाथ बराबर होते गए, विकास होता गया, जैसे जैसे विकास होता हुआ गया तो वो झुक के चलते थे। जो चिंपैंजी होते हैं ना, बंदर कैसे चलते हैं? झुक के चलते हैं। फिर धीरे धीरे विकास होते हुए थोड़ा सा झुक के, यानी कि खड़े होके तो चलना सीखे, लेकिन उनके में क्या था? झुकावपन था। लेकिन चलते चलते जैसे ही विकास होता गया, है ना, विकास का मतलब ये तो होता है ना कि किसी भी चीज विकासशील हो, तो जैसे ही विकास होता गया वो खड़े होके चलना स्टार्ट किए। फिर औजारों का यूज किए, फिर औजारों का यूज करते करते आज आधुनिक मानव हम हर एक चीज का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो ये जो ऋतुस्राव होता है, चाहे चिंपैंजी होगा जो वनमानुष होते हैं, चाहे बंदर होंगे, चाहे जो मंकी, चाहे मनुष्य होंगे, सब में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं, गैमीट फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? युग्मक जनन, कोशिका जनन, स्पोरोजेनेसिस या मियोसाइट्स? बताओ। गैमिट यानी कि किसी भी जीव के अंदर, वो चाहे जीव नर हो या चाहे मादा हो, चाहे नर भाग हो या मादा भाग हो, तो उनमें जो गैमिट फॉर्मेशन होगा, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहलाएगा, कोशिका जनन कहलाएगा, या स्पोरोजेनेसिस कहलाएगा, या तो मियोसाइट्स कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा? तो अगर आप दूसरा और तीसरा चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप उसमें देखते हो युग्मक जनन। तो युग्मक जनन की दो प्रोसेस होती है ना? ये होता है शुक्र जनन, किसमें? मानव में, शुक्र जनन। और दूसरा होता है मानव जनन। ठीक है, मानव सॉरी अंड जनन। क्या होता है? अंड जनन। ठीक है, ये आप किसी मानव का देखोगे। लेकिन जब आप किसी भी किसका देखोगे? प्लांट्स का, पौधे के बारे में देखोगे, तो ये होता है आपका गुरु बीजाणु जनन। क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, और दूसरा होता है लघु बीजाणु जनन। तो यही होता है युग्मक जनन। तो युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं युग्मक जनन, या युग्मक जनन में युग्मक निर्माण की क्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक जनन के दो भाग पार्ट्स होते हैं। अगर मानव में देखोगे तो शुक्र जनन और अंड जनन, और अगर प्लांट्स में देखोगे तो गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि युग्मक जनन, गैमिट रिप्रोडक्शन, जो गैमिट का क्या होगा? निर्माण होगा। नेक्स्ट, हमारे देश में जननिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रयास आरंभ हुए। जो हमारा देश है, ठीक है, जो हमारा भारत देश है, इस देश में जननिक स्तर से स्वस्थ समाज के लिए, ठीक है, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पे प्रारंभ हुए थे, जो कार्यक्रम थे, या जो एक नींव डाली गई थी, जिसका उद्देश्य सिर्फ ये रहेगा कि हम जननिक रूप से और समाज के रूप से, समाज के तरीके से हम क्या हो? बिल्कुल स्वस्थ हो। तो बताइए कितने में? 1951 में, या 1960 में, या 1980 में, या 1989 में? बताओ बताओ। हमारे देश जो इंडिया है, जो भारत है, भारत में जो जननिक रूप से, या आम भाषा में कह सकते हो कि स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है ना, जितनी भी आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो उद्देश्य कब ये राष्ट्रीय स्तर पे वो जो नियम का आरंभ किया गया था, या ये लोगों के बीच में जो सोच आई थी कि नहीं इसके प्रति एक कार्यक्रम चलाया जाए, ये भी एक उद्देश्य होना चाहिए, तो वो स्टार्ट कब हुआ था? 1951 में, 1960 में, 1980 में, या 1989 में? बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1951, क्योंकि इसमें प्रयास किया गया था और लागू हो गया था 1952 में, इसको लागू कर दिया गया था, जिससे कि हम भी जागरूक हो स्वास्थ्य के प्रति, और जो हमारा समाज है वो भी स्वास्थ्य के प्रति क्या हो? जागरूक हो। ठीक है, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? मॉरुला, युग्मनज, गैस्ट्रुला, ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही युग्मक संलयन हुआ, ठीक है, जैसे ही क्या हुआ, गैमिट साइनोगैमी हुआ, यानी कि युग्मक का संलयन हुआ, तो संलयन होने के बाद वो जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट में एक विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन ही होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, तो जब भ्रूण जो गर्भाशय में वो क्रिया जो हो रही है, जो क्लीवेज हो रहा है, जो निषेचन हो रहा है वो विडक्ट के अंदर, तुम्बिका में। तो जो ब्लास्टोसिस्ट जो गर्भाशय में रोपित होता है, तो वो किस अवस्था में, मॉरुला में, गैस्ट्रुला में, युग्मनज में या ब्लास्टोसिस्ट में? बताइए सभी बच्चे, बताइए किस में रोपित होता है? देखो, मॉरुला जो होगा ये हमेशा 2n है ना, ये होगा 8 सेल वाला। ठीक है, ये होगा आपका जब विभाजन होगा ना रोपड़ के बाद, और ये होता आपका, हम इसको 32 भी कह सकते हैं, 16 से 32 के बीच की भी कह सकते हैं। तो बड़ा जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसी का गर्भाशय में रोपड़ होता है। जैसे ही भ्रूण का रोपड़ होता है तो वहां पे होता है गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, घ करेक्ट होगा कि जो भ्रूण गर्भाशय में जो रोपित होता है, गर्भाशय के जो स्तर, और कौन से स्तर, जो मध्य गर्भाशय। तो मध्य गर्भाशय में अगर कोई रोपित होता है तो वो होता है आपका ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, नेक्स्ट, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है एमनियन द्वारा, एलेंटेस द्वारा, कैरियन द्वारा, या कैरियन तथा एलेंटेस दोनों द्वारा? बताओ, ये जो अपरा है, ठीक है, मानव में ये जो अपरा की लेयर होती है, ये भ्रूण को, ठीक है, अगर कोई भी भ्रूण है उस भ्रूण को क्या करती है, पोषण देती है। और ये बनती कब है, जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती तब। ऐसा नहीं होता है कि प्रेग्नेंट होने से पहले ही गर्भाशय में इस लेयर का निर्माण हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो इनमें इस अपरा की लेयर बनती है। तो ये अपरा की जो लेयर है, जो प्लेसेंटा है, वो कब किसके द्वारा बनेगी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बताइए किसके द्वारा बनती है? ठीक है, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग, यानी कि कैरियन के द्वारा ये जो अपरा का निर्माण होता है, जो अपरा होती है भ्रूण को पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण होता है कैरियन की गुहा के द्वारा, या लेयर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है 3 संबंधी 1, 1 संबंधी 1, या 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1, या 1 संबंधी 1 संबंधी 1 संबंधी 1? तो बताइए, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस यानी कि जिसमें 2 जीनों की वंशागति देखी जाती है। किसकी देखी जाती है? जिनमें हम 2 जीन की वंशागति को देखते हैं। तो बताइए इसका अनुपात क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बताइए सभी लोग। और द्विसंकर से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो क्या है, मेंडल जी का 3rd लॉ, यानी कि स्वतंत्र अभिवर्धन का नियम। ठीक है, जिसमें हम 2 जीन की वंशागति को देखते हैं। तो बताइए बेटा राइट आंसर क्या होगा? 3 संबंधी 1 होगा, या 1 संबंधी 1 होगा, या 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 होगा, या 1 संबंधी 1 संबंधी 1 संबंधी 1 होगा? बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1। ये बेटा क्या है, द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप। क्या बेटा? फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, यानी हम किसी भी जीव के बाह्य मॉर्फोलॉजी का अध्ययन देखते हैं या बाह्य मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। तो ये जो द्विसंकर टेस्ट क्रॉस था, इसका जो फिनोटाइप आया था यानी कि लक्षण प्रारूप था, वो कितना था? 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है, इस नियम को प्रतिपादित किसने किया था? डार्विन ने किया था, लैमार्क ने किया था, डी ब्रीज ने किया था, या मेंडल ने किया था? बताओ, एकदम इजी सा है, लेकिन आप कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कंफ्यूज जरूर होंगे। तो बताइए, ये जो प्रभाविता एवं पृथक्करण का नियम है, इस नियम को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? डार्विन जी ने,
लैमार्क जी ने, डीवरीज ने या मेंडल जी ने? बताइए किसने किया था इस नियम को? तो आप सभी का आंसर क्या आएगा? मेंडल। और राइट आंसर भी क्या है? मेंडल। क्योंकि ये जो मेंडल हैं इनको हम आनुवंशिकी के पिता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आनुवंशिकी के पिता। और इन्होंने अपने 3 नियम को दिया था और इस नियम के अनुसार इन्होंने ये बताया कि अगर पैतृक पीढ़ी में जो भी लक्षण है वो लक्षण आनुवंशिक रूप से यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके आगे ट्रांसफर होती रहती है। तो ये इन्होंने कौन दिया था? प्रभाविता का भी दिया था, पृथक्करण का भी दिया था, और एक होता आपका स्वतंत्र अभिवन का नियम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल ने। नेक्स्ट, गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में सत निषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा। ये आपका जो अपूर्ण प्रभाविता, जितने बच्चों ने मेंडल के जो नियम के विरुद्ध एक नियम है अपूर्ण प्रभाविता का नियम, तो जो भी बच्चा इस नियम को पढ़ा होगा वो बिल्कुल सही बताएगा आंसर। और वो जो नहीं पढ़ा होगा तो वापस से इसी चैनल पे जाके जो चैप्टर 5 का 1 शॉट है उसको अच्छे से देख ले। ठीक है, चैप्टर 5, चैप्टर 6 जितने भी, तो इन सारे के जितने 1 से लेके 6 तक जितने भी आपके 1 शॉट हो चुके हैं, आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप उसको देखो। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और वैसे भी आपकी स्कूल में, आपकी कोचिंग में ये चीज़ पढ़ाई गई होगी, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो बताओ, गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में सत निषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा। 1 संबंधी 2 संबंधी 1 होगा, 3 संबंधी 1 होगा, या 1 संबंधी 1 संबंधी 1 संबंधी 1 होगा, या 2 संबंधी 1 होगा। बताइए बेटा क्या होगा? जो अपूर्ण प्रभाविता का नियम आता है उसमें क्या होता है? बताओ, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो बेटा 18 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये कि 1 संबंधी 2 संबंधी 1। अब कैसे? जिस बच्चों को पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है, जैसे जो अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या कहता है? अपूर्ण प्रभाविता, इस नियम में, ठीक है, इस नियम में क्या लिया गया था? लाल पुष्प, है ना, और सफेद। कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, इनमें जब संकरण होगा तो कैपिटल आर आएंगे। ये इसकी हो जाएगी बेटा F1 पीढ़ी। ठीक है, जब इसकी सेकेंड पीढ़ी में क्या होगा? संकरण कराया जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से देखोगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यानी कि ये मेल और फीमेल बेटा क्या है? दोनों है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों है। देखो अब क्या दिखेगा आपको? कैपिटल आर, ठीक है, उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसके बाद क्या दिखेगा आपको? स्मॉल आर, है ना। तो देखो ये जो कैपिटल आर है ये आपके जो है, ये तो आपका क्या है? लाल पुष्प। ठीक है, यानी कि रेड फ्लावर, है ना, क्या है? रेड फ्लावर है। ये जो स्मॉल है ये क्या है? वाइट फ्लावर है। ठीक है, अब ये जो कैपिटल आर, स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, स्मॉल आर जो आ रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको कैपिटल आर, स्मॉल आर है, ये एक अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाएं, यानी कि यहाँ पे जो फ्लावर आया है कैसा आया है? पिंक फ्लावर। ठीक है, तो अगर आप इसके लक्षण प्रारूप देखोगे, ठीक है, अगर इसके लक्षण प्रारूप को देखोगे तो लंबेपन कितना है? एक लाल पुष्प कितना है? संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, इसके बाद लाल पुष्प की संख्या कितनी? 1। उसके बाद सफेद की कितनी है? 1 है। और ये जो गुलाबी पुष्प की संख्या कितनी है? 2 है। इसीलिए 1 संबंधी 2 संबंधी 1 किसका क्या हो जाता है? लक्षण प्रारूप हो जाता है। ठीक है, और इसका जिनी भी संरचना देखोगे तो क्या आ जाएगा? 1 संबंधी 2 संबंधी 1। तो गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में सत निषेचन से प्राप्त प्रारूपी जो अनुपात होता है वो क्या होता है? 1 संबंधी 2 संबंधी 1 होता है। ठीक है, समझ में आया? अब अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया होगा तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को जाकर चैप्टर नंबर 5 को इसी चैनल पे, ठीक है, जाके देख लेना, वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला, व्यक्ति जिसका जीनोटाइप क्या है? ए
ए और बी है और ए बी रुधिर वर्ग प्रदर्शित करता है, तो ये किसके कारण हुआ? प्लियोट्रॉपी के कारण, सप्रभाविता के कारण, पृथक्करण के कारण या अपूर्ण प्रभाविता के कारण? बताओ किसके कारण होगा? अगर कोई भी व्यक्ति है जिसका जो जीनोटाइप, देखो जीनी संरचना, हम उसकी जीनी संरचना को देखते हैं, उसको जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप हम उसकी बाह्य संरचना को देखते हैं, इसकी बाह्य मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति है जिसका जीनोटाइप क्या है? ए और बी है, ठीक है, आई ए और आई बी है, और ये भी रुधिर वर्ग प्रदर्शित करता है, यानी कि जो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? ए बी रुधिर वर्ग को प्रदर्शित करता है। तो ये किसके कारण होता है? प्लियोट्रॉपी के कारण, सप्रभाविता के कारण या पृथक्करण के कारण या अपूर्ण प्रभाविता के कारण? बताइए किसके कारण होता है? तो ये बेटा किसके कारण हो जाता है? सप्रभाविता के कारण। किसके कारण? सप्रभाविता के कारण। कैसे? मानो अगर एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और एक दूसरे का बी है, मान लो पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, ठीक है। अब इसका जब आप बनाओगे तो कैपिटल ए कैपिटल ओ बी बी इस करके आएगा, तो इनकी जो आगे की संतति आएगी जिसमें आपको ब्लड ग्रुप ए भी आएगा, ब्लड ग्रुप बी भी आएगा, ब्लड ग्रुप ओ भी आएगा और ब्लड ग्रुप ए बी वाला भी व्यक्ति आएगा, और ये ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति क्या कर देता है? सप्रभाविता को दर्शा देता है, इसलिए क्या होगा? सप्रभावित। नेक्स्ट, मानव में ए बी ओ रुधिर वर्ग के कितने जीनोटाइप संभव है? अब मानव में जो ए बी ओ रुधिर वर्ग है इनके कितने जीनोटाइप संभव है? 2, 4, 6, 8। बताओ कितनी जीनोटाइप? जीनोटाइप का मतलब हो जाएगा कि मानव में जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ये जितने भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति हैं इनमें इनका जो जीनी संरचना होगा वो कितना होगा? कितने संभव होंगे? ए बी या सॉरी 2, 4, 6, 8। बताओ जीनोटाइप कितने होंगे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6। कैसे? मानो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ठीक है, और ब्लड ग्रुप ओ, इसमें क्या होगा? एंटीजन, ठीक है, 2 हो जाएगा। फिर आई बी है ना, और आई बी, ठीक है, इसके बाद आई ओ, तो 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? जो अर्जित गुण है, ठीक है, कुछ ऐसे जो गुण होते हैं, कुछ ऐसे जो लक्षण होते हैं वो पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में अर्जित की जाती है, यानी कि प्राप्त की जाती है। तो जो अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत है वो किनके द्वारा दिया गया है? डार्विन के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, डे वरिस के द्वारा या हैकल के द्वारा? बताइए किसके द्वारा दिया गया है? अर्जित गुणों की जो वंशागति होती है, यानी कि अगर पैतृक पीढ़ी के जो लक्षण है वो कहीं न कहीं वो गुण जो होते हैं वो संतति पीढ़ी में अर्जित होते हैं, यानी कि जाते हैं। तो किसके द्वारा बेटा? डार्विन, लैमार्क, डे वेरिस या हैकल? मतलब देखो वंश जो डार्विन है ये आपका एक प्राकृतिक चयनवाद जो आ जाता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लैमार्क, क्योंकि जो लैमार्क जी थे उन्होंने क्या किया था? जो अर्जित गुण के जो वंशागति होती है उस सिद्धांत को दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैमार्क। किसकी? लैमार्क। नेक्स्ट, मनुष्य यानी कि पुरुष में, मनुष्य में किसकी बात हो रही है? पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है 44 + XX, 44 + XY, 46 + XY या 46 + XX? बताओ मानव में या मनुष्य में जो पुरुष होता है, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 44 + XX, 44 + XY, 46 + XY या 46 + XX? बताओ क्या होती है? कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या? बताइए कितनी होती है? कितनी होती है बेटा? बताइए फटाफट। तो कितनी हो जाएगी? 44 + XY, ठीक है, ये हो जाएगी मेल की, है ना, ये हो जाएगी फीमेल की, क्योंकि फीमेल में क्या होता है? 40 + XX और पुरुष में क्या होता है? 44 + XY, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ख यानी कि 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऐसा नियम है जो मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? देखो, मेंडल जी ने हालांकि 3 नियम को दिए हैं। 3 नियम क्या क्या है? प्रभाविता का नियम भी है, पृथक्करण का नियम भी है, स्वतंत्र अपविभजन का भी नियम है, और इनमें से ये तीनों जो नियम है ये है मेंडल का ही नियम। और ये तीनों नियम क्या है? आनुवंशिकता का नियम है, जो हमें आनुवंशिक चीजों को, जो आनुवंशिक लक्षण है, जो आनुवंशिक गुण की जो वंशागति होती है, इन सबको ही बताता है। जितने भी आनुवंशिक से रिलेटेड जितने भी हमारे गुण हैं, लक्षण है, जो भी है, ये मेंडल जी के ये तीनों नियम ही बताता है। लेकिन इन तीनों नियम में से कौन सा ऐसा नियम है जो व्यापक नहीं है? यानी व्यापक का मतलब जो प्रसिद्ध नहीं है? प्रभाविता, ठीक है, या पृथक्करण, या स्वतंत्र अपविभजन का नियम। तो बेटा जो प्रभाविता का नियम होता है ये एक ऐसा नियम है जो कि क्या है? व्यापक नहीं है। बाकी इसका जो पृथक्करण का नियम आएगा और स्वतंत्र अपविभजन का नियम, यानी कि इसमें आप एक जीन की वंशागति देखते हो, ठीक है, और इसमें आप 2 जीन की वंशागति को देखते हो, तो ये दोनों नियम तो आपके व्यापक है। लेकिन जो प्रभाविता का नियम है ये नियम आपका व्यापक नहीं है। व्यापक मतलब प्रसिद्ध नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, ब्रीवरी का संबंध किससे है? ब्रीवरी का संबंध किससे है? सेक्रोमाइसिस से, प्रोटोजोआ से, टेडोफाइट से, या मार्सोपीलियल से? बताओ। जो एक ब्रीवरी क्या है, वैज्ञानिक है, इन्होंने कुछ ऐसे अपने मत दिए थे या अपना एक सिद्धांत दिए थे। तो ये जो संबंध है वो किससे रिलेटेड है? सैक्रोमाइसिस से, प्रोटोजोआ से, यानी कि जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं ना, इसके बाद या टेडोफाइट से जिसको फर्न कहते हैं, या मार्सुपियल से। तो ये किससे संबंधित नहीं है? पर किससे संबंधित है बताइए? ये क्वेश्चन और इसके बाद एक और, फिर बस आपकी क्लास एंड हो जाएगी। तो जो 2 क्वेश्चन बचे हैं कम से कम उसको एकदम सही से बता दो। और क्लास खत्म होने के बाद आप सभी कमेंट में करके ये जरूर बताओगे कि कितने में से कितने आपका सही है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और ये आपके ऐसे क्वेश्चन है कि जो 2010 से 23 तक के पूछे गए हैं। तो वो आपको आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो आपको उसको तैयार करने होंगे। तो बताइए किससे है संबंधित? जितने भी प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा हो गया है ना, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, इससे संबंधित है। या टेडोफाइट्स, जितने भी आप सजावटी पौधे यूज करते हो ना, जितने भी आपके क्या टेडोफाइट्स हो गए, वो फर्न, जो फर्न कहते हो। या सैक्रोमाइसिस से, सैक्रोमाइसिस एक आपके स्केरिस टाइप की है। ठीक है, तो बताओ। तो 24 का क्या हो जाएगा? क, यानी कि सैक्रोमाइसिस से। ठीक है, जो ब्रीवरी का सिद्धांत संबंधित है वो क्या है आपका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? सिकल कोशिका एनीमिया जो होता है ये किस प्रकार का रोग है? लिंग संबंधित रोग है, या ऑटोसोम संबंधित रोग है, या कृमि जनित रोग है, या मेटाबॉलिक, या कार्यकी, या चयापचय संबंधित रोग है? देखो, लिंग संबंधित रोग का मतलब होगा कि जो मानव में, ठीक है, जो मानव में लिंग गुणसूत्र होगा, या तो यक्स एक्स वाला या तो यक्स वाई। तो यही जो यक्स वाई होता है ये लिंग गुणसूत्र होगा। तो इनमें म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। तो क्या उत्परिवर्तन के कारण होगा? किसमें? जो इसका यक्स वाई गुणसूत्र है, जो लिंग गुणसूत्र होता है। या ऑटोसोमल संबंधित रोग, यानी कि जो 22 जोड़ा, ठीक है, जो 22 ठीक है, 22 प्लस जो जितने 22 जोड़ा होते हैं वो एक्स, क्योंकि ये चाहे पुरुष का हो और चाहे महिला का हो, दोनों का क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम क्रोमोसोम या गुणसूत्र। तो इससे संबंधित, या कि इसका जो कौन सा होगा, जो 22वां जोड़ा गुणसूत्र होगा उनमें कहीं ना कहीं म्यूटेशन होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या होगी? कुछ गड़बड़ी होगी। या कृमि जनित रोग, जैसे आप स्केरिस देखते हो है ना, जो फिलफाव, हाथी पाँव जो होता है, तो या स्केरिस, जितने भी कृमि जो
केचुआ हो गया या स्केरिस हो गया या फैसियोला हेपेटिका हो गया, जो हमारे आंत में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। या तो मेटाबॉलिक, यानी कि जो उपापचय की एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो रिएक्शन होता है, या जो हम भोजन खाते हैं तो भोजन ठीक तरीके से पच नहीं रहा है, या जो हमारे भोजन पचाने वाले अंदर जो एक एक ऑर्गन है वो ढंग से काम नहीं कर रहे, या तो चयापचय संबंधी रोग है, यानी कि इससे संबंधित, यानी कि चयापचय से संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं। तो जो सिकल कोशिका एनीमिया जो रोग होता है वो किस प्रकार का रोग है बताइए? लिंग से संबंधित रोग है, आटोसोम संबंधित रोग है, कृमि जनित रोग है, या मेटाबॉलिक कार्य चयापचय संबंधित रोग है? लास्ट है, बिल्कुल सही बताना। बताइए किससे संबंधित ये रोग है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बताइए 24 का राइट क्या होगा? तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आटोसोम संबंधित रोग। यानी कि इसका जो 22वां जोड़ा, ठीक है, जो 22वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, इनमें क्या हो जाएगा? कहीं न कहीं म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं जीन, तो इन्हीं जीन में कहीं न कहीं गड़बड़ी, या तो इनमें जो गुणसूत्र की संख्या कहीं न कहीं बढ़ जाएगी। जैसे अगर एक गुणसूत्र की, मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो क्या हो जाती है? 46 हो जाती है। तो अगर किसी में 46 प्लस XX हो जाता है, यानी कि 47, तो ये व्यक्ति किससे ग्रसित हो जाता है? डाउन सिंड्रोम से, है ना। या किसी किसी में क्या हो जाता है? 46 है तो इनमें एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, यानी कि 45 हो जाता है, तो वो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है। तो इसी तरह जो आटोसोम संबंधित रोग होता है, यानी कि जो 22वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, उनमें कहीं न कहीं दिक्कत हो जाती है, कहीं न कहीं प्रॉब्लम होती है, जिससे सिकल कोशिका एनीमिया रोग होता है। ठीक है, आया समझ में? तो आपने जितने भी आज की क्लास में क्वेश्चन किए हो, इतने क्वेश्चन में आपका कितना सही है कितना गलत है ये आप जरूर बताओगे। बाकी अगर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं समझ में आया होगा, तो इस क्लास को आप वापस से देखोगे, दोबारा देखोगे, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन आप अच्छे से मेहनत करके देखोगे तब, ठीक है। और फिर वही बोलूँगी, टाइम बहुत कम है, अब टाइम का अभाव है आपके पास, ठीक है। तो जितने भी अब टाइम बचा है, देखो आप दिसंबर को भूल जाओ, दिसंबर जनवरी भूल जाओ कि नहीं, आपके पास टाइम भी है, बस दो मंथ आप रिवीजन करने के लिए रखो, क्योंकि 2 मंथ अगर आप रिवीजन करते हो तो आपके जो टॉपिक है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो आप कोशिश करो कि नवंबर तक जितने भी आपके 12th के सिलेबस हो, चाहे आपका बायो हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश जो भी है, हिंदी जो भी है, जो भी सब्जेक्ट है, आप नवंबर तक उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। अब आपके स्कूल में नहीं होता है, कोचिंग में नहीं होता है, कहीं नहीं होता, तो आप खुद से कोशिश करो कि उसको मैं खुद से नोट्स बनाऊँ, खुद से पढूँ और खुद से उसको ख़त्म करूँ, ठीक है। फिर बाकी जो 2 मंथ रह जाए उसको रिवीजन करेंगे, ज़्यादा दिमाग पे वो टेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम बहुत ज़्यादा बहुत बच्चा टेंशन भी ले लेते हैं ना, तो वो टेंशन भी नहीं होगा, और कब अच्छे तरीके से हम एग्जाम में जाके अच्छे नंबर से पास भी होंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।